बात कोर्ट में पहुंच चुकी है तो कोर्ट अपने हिसाब से देखता है और कोर्ट जो है दलीलें देखता है। कोर्ट को चाहिए कि आप कोर्ट को वैलिड रीज़न चाहिए कि क्या मेन रीजंस है जिनकी वजह से हमको एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बात करूंगा इसी बारे में। कुछ बेसिक 5 पॉइंट्स बच्चों मैंने मैंने जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो पढ़ी है। उसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि 5 ऐसे वैलिड रीजंस उस रिपोर्ट में दिए गए हैं जिसके बेसिस पे कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन शायद हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोर्ट जो है इन सब 5 रीज़न के बारे में पूछेगा और ये पांचों रीज़न जो हैं उसको अगर जो है HRD मिनिस्ट्री अगर अपनी तरफ से एश्योरेंस देती है कि हाँ हम ये पांचों रीज़न जो हैं अप्लाई करते हैं तो ये एग्ज़ाम में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं पांचों रीज़न आपको बताता हूँ, आप लोग खुद भी डिसाइड करो कि कोर्ट किस तरीके से इसको अपनी तरफ से लेगा। और जो भी बच्चों फैसला होगा वो कोर्ट का माननीय फैसला होगा, उसके बारे में हम कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। बच्चों सबसे पहली बात जो इस प्ली में की गई है वो ये कि बिहार, असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बच्चों के बारे में नहीं सोचा गया है, ऐसा इस प्ली में कहा गया है। इसमें कहा गया है क्योंकि वहाँ पे फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है। ऑल्दो ये सिचुएशन तब ऐसी रहेगी या नहीं रहेगी वो एक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन प्ली में फ़िलहाल ये पॉइंट रखा गया है कि उन स्टेट्स के बारे में बात नहीं की गई है क्योंकि वहाँ पे अभी फ्लड वगैरह आया हुआ है तो वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक हालत भी ख़राब होगी। क्योंकि हम जानते हैं बिहार जैसे एरिया में जहाँ पर मोस्टली विलेजर्स में जहाँ पे फार्मर्स रहते हैं और फार्मर्स को बहुत नुकसान होने के बाद वहाँ के बच्चे जो हैं किस तरीके से वहाँ पहुँच पाएंगे। ऊपर से बच्चों जो पेंडेमिक है उसने किस तरह से सबकी कमर को तोड़ दिया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए एग्ज़ाम सेंटर्स को लेके तो अभी भी इंडिया में ऐसे कई सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स बहुत ही ज़्यादा कम हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट उस प्ली में किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट जो उस रिपोर्ट में दिया गया है वो ये कि बिहार जो है वहाँ पे सिर्फ 2 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं और बच्चे 200 से 300 किलोमीटर ट्रैवल करके आने वाले हैं। तो अगर आप इमेजिन करिए अगर इतनी सारी पॉपुलेशन 2 या 3 एग्ज़ाम सेंटर में पूरा बिहार का एग्जामिनेशन सेंटर अगर वहाँ पर आ रहा है, जब वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने एग्जामिनेशन सेंटर को डबल कर दिए हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स बहुत ज़्यादा कम हैं, इनके एग्ज़ाम सेंटर्स को कई गुना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। डबल करने से बात नहीं बनेगी अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर्स बहुत ज़्यादा कम हैं, बहुत दूर दूर लोकेटेड हैं, तो लोगों को ट्रैवल करके वहाँ तक जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुँचेंगे, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन मार्क। अगर 200 से 300 किलोमीटर कोई ट्रैवल करके जा रहा है तो उसको ट्रैवल करने के का कैसे उसका जो है उसका एक्सपेंस होगा, क्योंकि लोगों के पास में वो कह रहे हैं कि अभी पैसे बहुत कम हैं। फार्मर्स और इन सब लोगों को भी देखना है, हर कहें कि हमारी इंडिया की मेजर पॉपुलेशन जो है वो अभी भी फार्मर्स से और विलेज से आती है और वहाँ के लोगों का पहुँचना किस तरह से पॉसिबल होगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क इसमें रिपोर्ट में दिया गया है। अगला पॉइंट ये दिया गया है क्योंकि हर एक बच्चे के साथ में कम से कम एक पेरेंट मिनिमम तो बच्चों आता ही है, तो और हम जानते हैं जेईई और नीट को मिलाकर टोटल 25 से 30 लाख बच्चों सिंपली हैं और अगर हम इनमें पेरेंट्स को इंक्लूड करें तो सीधा जो प्रोपोर्शन है वो डबल हो जाता है। और अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कर पाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होने वाला है। इस सिचुएशन में देखते हुए यहाँ तक देखते हुए इन्होंने कहा है कि एकोमोडेशन के बारे में आपने क्या सोचा है। जब 200 से 300 किलोमीटर एक बच्चा जो है ट्रैवल करके आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर्स कई ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे बहुत दूर दूर हैं, लोग अगर 200-300 किलोमीटर्स अगर ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उनका ठहरने का क्या इंतज़ाम है, क्योंकि एक तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक तो प्रॉब्लम है, दूसरी बात हर किसी के पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी उतने अच्छे से काम कर ही नहीं रहा है बिल्कुल। एक्चुअली कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और ऊपर से जो है हर किसी के पास अपनी कार या हर किसी के पास अपना कोई व्हीकल नहीं है। तो यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रखी गई है कि 50 लाख लोग हो जाने के बाद उनका एकोमोडेशन जो वहाँ पर आएंगे वहाँ रहने का किस तरह से अरेंजमेंट होगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है इसमें प्ली में रखा गया है। तो बढ़ते हैं आखिरी और वैलिड लास्ट पॉइंट की तरफ में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों मेडिकल फैसिलिटी। अगर पहली बात यह है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ आपने क्या क्या रखी हैं, आपने SOP किस तरह से प्रिपेयर किया है, ये तो एक बात है ही जिसमें मास्क और ग्लव्स के बारे में बात की गई है, किस तरह से बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो सब पहन के, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसके बारे में तो प्ली में फ़िलहाल कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें प्ली में रखी गई है वो ये कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या आपने प्रोविजंस रखी हैं, क्या क्या आपने तैयारियाँ रखी हैं, सो दैट पेरेंट्स भी आ रहे हैं, अगर पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चा आ रहा है, मेरे को अपनी तरफ से एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, इन्फेक्शन हो भी जाता है, अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है और अगर सपोज़ अगर उसको कोविड निकल आता है, अगर किसी बच्चों का इन्फेक्शन हो जाता है, भगवान अगर ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में क्या प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट के पास में, क्या उनको बाद में कोई फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, क्या उनको क्वारंटीन किया जाएगा, क्या जब वो एग्ज़ाम देने आएंगे उसके एग्ज़ाम देने के बाद वहाँ क्वारंटीन किया जाएगा। अगर कोई बच्चा एसिम्प्टोमेटिक होता है और अगर उससे किसी और को हो जाता है तो 14 डेज़ तक
उसको क्वारंटीन करने का क्या कोई प्रोविज़न रखा गया है, क्योंकि जितने भी बच्चे आएंगे, क्या 50 लाख लोगों को, सब लोगों को क्वारंटीन करने का कोई अरेंजमेंट है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरा अपडेट देता रहूँगा, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बच्चों